नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। इमरजेंसी ये शब्द सुनते ही दिल सहर उठता है, लेकिन आज से ठीक 50 साल पहले देश ने एक ऐसे काले अध्याय को झेला जिसका जख्म आज तक नहीं भर पाया। सत्ता के मद में चूर एक ऐसा तानाशाह जिसने देश को 21 महीने तक अपनी तानाशाही की कैद में रखा। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई। मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला यह फैसला उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया था, लेकिन जनता ने संघर्ष किया और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर यह साबित कर दिया कि यह देश किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज देश में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस देश भर में भाजपा को संविधान विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। लेकिन आज आपको बता दें कि कांग्रेस को जवाब देना होगा कि संविधान की चिंता करने वाली कांग्रेस के नाम ये काला अध्याय क्यों है। आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आपका तारुफ करा देती हूं, जहां मयंक शुक्ला हैं जो कि समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ प्रदीप चौहान जी हैं जो बीजेपी की बात रखेंगे, साथ ही जितेंद्र जी हैं जो कि आज इमरजेंसी के इस काले अध्याय को किस तरीके से इस पर सफाई देते हैं ये भी देखना होगा। जितेंद्र जी, आज आप ही से शुरू करूंगी। सबसे पहला सवाल, इमरजेंसी को सही मानते हैं या गलत? देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे। आपके चैनल पे जो ये लिखा जा रहा है ना, इमरजेंसी के 50 साल, इमरजेंसी के 50 साल काला अध्याय, तो पहले ना जैसे ही व्यक्ति का जाएगा तो वो लगेगा कि 50 साल से इमरजेंसी को झेल रहा है। तो मेरी इस पे कड़ी आपत्ति है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि इमरजेंसी किस परिस्थिति में ली गई, उसके तमाम पहलू हैं, तमाम राइटर्स ने लिखा हुआ है। हम नहीं थे, आप नहीं थे। और जब भी कोई आंदोलन होता है, कहीं भी किसी भी दल का होता है, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है। उस समय छात्र संघ चुनाव नहीं होते। 2011 में राहुल गांधी जी ने ही छात्र संघ बहाल के कराया, लेकिन 2011 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 7वें विश्वविद्यालय में हमने प्रवेश किया, 7, 8, 9, 10, 11 लगातार हम लोगों ने छात्र संघ का आंदोलन किया। केंद्र की सरकार रही, बावजूद इसके हम लोगों ने विरोध किया केंद्र सरकार से ही। केंद्रीय विश्वविद्यालय था हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमने उसका बकायदे विरोध किया। एनएसयूआई छात्र संगठन ने विरोध किया, तमाम अन्य छात्र संगठनों ने भी किया। हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं कि हम जिसकी सरकार थी उससे जुड़े हुए, फिर भी हम उसका विरोध कर रहे थे। बकायदे इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस केंद्र सरकार के अधीन रहा, बावजूद जिसके हम लोग रेस्ट्रिकेट भी होते थे, हटाए भी जाते थे, जो भी कार्रवाई होती थी वो की जाती थी। तो इस चीज को सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो भी कार्रवाई की जाती है वो प्रशासन के द्वारा की जाती है और वो नियमानुसार की जाती है। जिस तरह से हमें अधिकार है अपनी बात को उठाने का, हमें अधिकार है आंदोलन करने का, उसी तरह से अगर किसी आंदोलन में सरकार को, सत्ता पक्ष को या कहीं पे भी प्रशासन को ऐसा लगता है, पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है कि नहीं इससे देश को क्षति पहुंचेगी, इससे कहीं जान माल की हानि हो सकती है, तो उसको रोकने का अधिकार होता है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि नेता से बिना पूछे प्रशासन अपने आप निर्णय ले लेता। तो इमरजेंसी में जो तमाम बातें की गई कि कई लोगों को जेल भेजा गया, कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो प्रशासन एक के बाद एक जब घटना बढ़ती जाती है तो ऐसा होता है। और ये आप सबको बखूबी पता है कि माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो लौह पुरुष रही हैं और लास्ट तक उनका ये मन नहीं था कि इमरजेंसी लगाई जाए। अच्छा। लेकिन उस वक्त के जो अधिकारी थे उन्होंने दबाव डाला कि नहीं, आपको इमरजेंसी लगानी चाहिए और वो देश हित में है। क्योंकि जो भी देश विरोधी ताकतें थी वो पूरी तरह से चाहती थी कि इंदिरा गांधी जी को हटाया जाए, इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर किया जाए, इसलिए आप लोगों ने इमरजेंसी लगा दी। इसकी आप सफाई पेश कर रहे हैं। आज भी उस इमरजेंसी के कितने जो धब्बे हैं जो परिवार आज झेल रहे हैं। कई लोगों का तो घर तबाह हो गया, जिन लोगों के घर में एक व्यक्ति था उसको जेल में डाल दिया गया, बच्चे बीवी सब सड़क पर आ गए। इस चीज की आप लोग कैसे सफाई देंगे? और आप इस तरीके से बैठ के ये जो बातें कर रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा कोर्ट को घेर लिया गया, कोर्ट से कहा गया कि आपको जितने अधिकार है उतने में सीमित रहिए, इससे आगे मत बढ़िए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस तरह की चीजों को कैसे डिनाई कर सकते हैं और सफाई दे सकते हैं?
सौम्या जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? कोर्ट को अगर जितने अधिकार क्या उतने ही ये अधिकार मिले, ये कौन सा गलत बात है? ये अधिकार हमें संविधान ही तो देता है। अच्छा, ठीक है। संविधान में ही ये डिक्लेयर किया गया है ना कि कोर्ट के इतने अधिकार हैं। एक संवैधानिक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद, उसके इतने अधिकार हैं। एक कोई अधिकारी है, जितेंद्र उसके जी, इतने आपके अधिकार ही हैं। बड़े बड़े नेताओं ने इस चीज को एडमिट किया है कि इमरजेंसी एक बहुत बुरा समय था जिसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए, जो कि इस देश में नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जब हम इमरजेंसी शब्द सुनते हैं ना, आपके घर में भी अगर कोई फोन कॉल पे कह देता है इमरजेंसी आ गई है, तो आप भी डर जाते होंगे कि क्या हो गया। लेकिन जब देश में इमरजेंसी लग गई, उस वक्त आप लोग सफाई आज दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे इमरजेंसी के समय बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई जो गलत थी, हम भी उसको मानते हैं। हमारे लोगों बड़े को नेता, फैमिली प्लानिंग करने की आजादी नहीं थी, आंदोलन करने की आजादी नहीं थी। आज आप लोग बीजेपी को घेरते हैं, अच्छी बात है, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही, लेकिन उस वक्त जब चीजें आपकी सरकार में हो रही थी, तो आज भी आपको उस चीज को एडमिट करना चाहिए ना कि हमारी भी बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पता नहीं कितनी बार घोषित इमरजेंसी लगी, क्या उन्होंने कभी माफी मांगा? हमारी कांग्रेस के जो भी नेताओं ने अगर एक्सेप्ट किया इस बात को, तो ये उनकी अच्छाई है, बड़प्पन है। और कांग्रेस जैसा बड़ा दिल नहीं हो सकता है विरोधियों का। अभी कोविड के समय में रात में माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि कल से सारा कुछ बंद। इसको आप इमरजेंसी नहीं मानेंगे? बिल्कुल जितेंद्र जी, जो भी आप रात के 8:30 बजे ये कहा जाता है कि कल से ये नोट नहीं चलेंगे, क्या इसको आप इमरजेंसी नहीं मानेंगे? ठीक, यही मेरा सवाल है कि आप कौन सी चीजों को इमरजेंसी के तौर पर, अघोषित इमरजेंसी के तौर पर बीजेपी के 10 सालों में लेते हैं, और इसका मुखरता के साथ आज आप लोग संविधान की प्रतियां लेकर के विरोध कर रहे हैं। समय बताइए कि कब कब आप लोगों को ऐसा लगा कि देश में अघोषित इमरजेंसी बीजेपी के शासनकाल में आ गई है? बिल्कुल, हम बताते हैं। जब किसानों को कील बिछाई गई, किसानों को तिरंगा फहराने नहीं जाने दिया गया लाल किले पे, अघोषित इमरजेंसी कह सकते हैं आप। कोरोना के समय अचानक से सारे देश को स्टॉप कर दिया जाता है, यह भी अघोषित इमरजेंसी है। तमाम ऐसे मौके आए हैं, मैम कितने मौके गिनाएंगे हम आपको। जब भी किसी व्यक्ति को कोई संसद में अपनी बात रखने जाता है, तब भी बुरी तरह से मारा जाता है। अभी भी अगर आप संसद के बाहर सड़कों पे देखेंगे तो रोज लाठियां चल रही हैं। जितेंद्र जी, जैसा कि आपने जो पॉइंट्स गिनाए हैं, उनका जवाब तो मैं जरूर लूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से, प्रदीप जी से। लेकिन यहाँ पे जो आपने कोविड का पॉइंट उठाया है, सिर्फ भारत में नहीं, देश पूरा बंद हो गया था, लॉकडाउन लगा था, बल्कि पूरे विश्व में लगा था। उसके बाद जब दूसरे लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी गई थी, तो आपको याद होगा कि तस्वीरें कैसी थी। अगर उस वक्त आप शासनकाल में होते, आप सत्ता में होते, तो क्या आप लोगों को खुला छोड़ देते? देखिए, लॉकडाउन कई तरीके का लगाया जाता है। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूं सौम्या जी कि जब लॉकडाउन पहला लगा था, उसका तरीका बहुत बुरा था, और उसी का परिणाम रहा कि जो कोविड इतना ज्यादा फैला है। अगर उसको आप तरीके से लगाते, एक राज्य में पहले लगाते, दूसरे राज्य में लगाते, 1-2 दिन का लोगों का समय दे देते, लोगों को स्टेबल होने का समय मिलता, तो लोग इतना परेशान नहीं होते। अचानक से लॉकडाउन शब्द सुन करके मुंबई से लेकर के उत्तर प्रदेश तक लोग पैदल चले थे, आंध्र प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक लोग पैदल चले थे। जो भीड़ सड़कों पे चल रही थी, एक राज्य का कोविड सभी राज्यों में फैला है। इस बात से आप डिनाई करेंगे? बिल्कुल यही बात है कि जब 21 महीने का इमरजेंसी लगी, 21 महीने का आपने एक तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, तब भी आपने कोई पहले राज्य वाइज नहीं किया था चीजें। आज सवाल देखिए वही, आप कोविड काल जब एक इमरजेंसी थी, वाकई में हेल्थ इमरजेंसी थी, जब लोगों को किसी भी तरीके से बचाना था, तो ये कदम उठाए गए। ठीक है, इसका जवाब देंगे प्रदीप सिंह जी। आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जितेंद्र जी ने कहा कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसको भांपते हुए इंदिरा गांधी जी ने अपने विवेक से इस कदम को उठाया था, अधिकारियों की सहमति से उनके निर्णय। नमस्कार सौम्या जी, अब मैं तो क्या कहूं, आप स्वयं बात कर रही हैं जितेंद्र जी। अब इस पे व्यक्तिगत मैं कोई आक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन इमरजेंसी इस लोकतंत्र का काला दिन है, हम आप सब जानते हैं। बगल में हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं, इनके सर्वा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी 21 महीने जेल में रहे। उस समय के सभी समाजवादी नेता, जॉर्ज फर्नांडिस रहे, हमारे भाजपा के जनसंघ के नेता जो भी थे उस समय, ये सब जेल में रहे।
अटल जी, अभी हमारे जितेंद्र जी कह रहे थे, अधिकारियों ने कहा देश विरोधी कुछ घटनाएं, ये सब नेता को देश विरोधी थे। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, आडवाणी जी को देश विरोधी थे। 21-21 महीने DIR, मीसा, और सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि मोरारजी देसाई जी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, इसी जो इमरजेंसी थे, आपातकाल, इसका एक तरह से जनविद्रोह जनता ने किया, तो 77 में सरकार आई तो उसमें प्रधानमंत्री बने। बताया गया कि उनको जहां बंद किया गया वहां बिच्छू कीड़े मकोड़े छुड़वा दिए गए थे। इस तरह का उत्पीड़न, अमानवीय उत्पीड़न प्रतिपक्ष के प्रति, ये लोकतंत्र के इतिहास में केवल वहां मिलता है जहां तानाशाह रहे हैं, जहां डिक्टेटरशिप रही है, वहां कभी लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं आती है। अब क्या इंदिरा जी को सनक सूझी? भाई कोर्ट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसका सम्मान करना चाहिए था। भाई कांग्रेस ने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया, बस एक परिवार और उस परिवार को ही अपना सब कुछ मानते हुए अपना किया है। अब ये परिवार पूजक लोग हैं, मैं इस पे क्या टिप्पणी कर सकता हूं। हम लोगों को थोड़ा बहुत उम्मीद समाजवादी नेताओं से थी जो परिवारवाद का विरोध करके आए, अब उन्होंने स्वयं एक नया राजतंत्र परिवारवाद स्थापित कर दिया। अब अपने जो उनके संस्थापक अध्यक्ष रहे, उनके नेता रहे हैं, अब उनका भी नहीं सम्मान कर रहे हैं। सब लोग अब उसी इंडी गठबंधन के साथ हो गए हैं, तो वो जनता तय करेगी। लेकिन कुल मिला के मुझे इस पे तरस आ रहा है। ये जितेंद्र जी इस तरह के शब्द कह रहे हैं, बड़े हास्यास्पद शब्द। पूरे WHO के जो मानक थे उसके आधार पर अभी कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन अब लगा, उसमें धीरे धीरे करके सबको जो उस समय हेल्थ एक्सपर्टीज थे उन्होंने जो अपने मानक तय किए, उसके अनुसार WHO के जो गाइडलाइन आई उसके अनुसार धीरे धीरे सबको छूट दी गई, सारी व्यवस्थाएं। भाई देश 100 साल पहले कोई महामारी आई, एकदम तैयार नहीं था और धीरे धीरे व्यवस्थाएं जुटाई गई। आप ही अभी बता रही थी कि जब सेकेंड वेव में थोड़ी छूट दी गई, यूपी में पंचायत चुनाव वगैरह हुए तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, लोग चले गए। तो वो जो सख्ती की गई थी वो लोगों की जान बचाने के लिए की गई थी, किसी का उत्पीड़न करने के लिए नहीं की गई थी। और रही जहां तक हम लोगों ने, हमारे जो नेता थे उन्होंने आह्वान किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमसे जुड़े हुए लोग, सामाजिक संस्थाएं सब आगे आए और सबने उस समय जो इस महामारी से पीड़ित थे, परेशान थे, उनकी सबकी बढ़ चढ़ करके मदद की। और हम लोगों ने तो अपने को अपनी जान की बाजी लगा करके, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने लगातार जनसेवा करी, लोगों को भोजन पानी उनको पहुंचाने का सब काम किया, और भी संस्थाओं ने की। और जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको कोरोना वॉरियर कहा, उनका मान किया, सम्मान किया, पूरे समाज ने किया, मीडिया ने, सब ने। वो एक तरह से देश पर एक ऐसी महामारी थी कि जिसका सबने मिलजुल कर मुकाबला किया। और जब उसके लिए जब टीका आ गए, दवाएं आ गई, उस महामारी से निजात मिली आज, तो उसको एक इमरजेंसी कहना। रही बात वहां अभी इसकी बात कर, नोटबंदी की, हमें आपको मालूम है देश में हमारे इतनी जाली मुद्रा आ गई थी और भी चीजें आ गई थी। धीरे धीरे करके उस नोटबंदी से लोगों को मालूम है कि काला धन भी बाहर आया, जाली मुद्रा का प्रचलन, उस पर भी भारी रोक लगी। और आज हम वो जो अच्छे काम अर्थव्यवस्था हुए, हम 11वें नंबर से उठ करके आज विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। ये जितेंद्र जी को समझना चाहिए, और उनके सहयोगी बैठे हैं साथ में हमारे समाजवादी पार्टी के भाई, इनको भी समझना चाहिए कि इनके सहयोगी आज कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं इमरजेंसी को। मुलायम सिंह यादव जी तो 21 महीने जेल में रहे DIR मीसा में, और सब लोगों ने मिलकर के समय जनसंघ के लोगों ने, इसी का जवाब ले लेते। मयंक जी भी समाजवादी पार्टी से यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ, उन जवाब देने के लिए। मयंक जी, देखिए आपके ऊपर लगातार यही आरोप लग रहे हैं कि आज अखिलेश यादव भी, तत्काल क्या परिस्थितियां रही होंगी, कुल मिला के लोकतंत्र पर ताला नहीं लगना चाहिए, संविधान को। आज ये लोग नकली ड्रामा कर रहे हैं, एक कोई ले लिया इन्होंने इक्विपमेंट, उस पर संविधान लिखवा करके ड्रामा करते घूम रहे केवल परिवार को बचाने के लिए। लेकिन ये जनता जानती है ये परिवार बचने वाले नहीं है, परिवारों पर ताला लगा देगी जनता। जनता जानती है जो लोग झूठ फैला करके संविधान का परिणाम आपको मिल रहा है, इसी का परिणाम मिल रहा है जिसको संविधान को आप ड्रामा कह रहे हैं। अरे भाई साहब कहाँ जीत गए आप 3 लगातार जितेंगे। अरे मेरे भाई लगातार 3 लोकसभा चुनाव, 14 का, 19 का, 24 का, आप 3 अंकों तक नहीं पहुंचे हैं। 44, 52 से 99 आ पाए हैं। तीनों बार की अगर संख्या कांग्रेस की जुटाल है तो 240 नहीं पार कर पाए हैं।
तो थोड़ा बहुत तो जनमत का सम्मान करना ही पड़ेगा मेरे मित्रों। देखिए, डिबेट में हमारे साथ मयंक शुक्ला जी भी हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। मयंक जी, देखिए, अब आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है बीजेपी के द्वारा कि उस समय इमरजेंसी के समय मुलायम सिंह यादव 21 महीनों तक जेल रहे, कई समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पर जेल में रहे, उन्होंने विरोध किया और लगातार विरोध करते आ रहे। लेकिन आज जब आप लोग इंडिया अलायंस में हैं, तो क्या आप ऐसे काले अध्याय का विरोध भी नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैं शुरू से बोलना चाहूंगा, जब आपने इंट्रोडक्शन दिया कि जब आपने शुरुआत करी पूरे डिबेट की, तो उसमें आपने जिक्र किया कि मीडिया को अधिकार नहीं थे और विपक्षियों को जेल में डाला जा रहा था, उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये और जोड़ दीजिए तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो अघोषित इमरजेंसी आप उसकी बात कर रही हैं। भाजपा के प्रवक्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वैक्सीन का जिक्र किया, तो मुझे ये भी इन्हें याद रखना चाहिए कि उसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से जो इन्होंने मयंक जी, पहले मेरे सवाल का मैं चाहती हूँ आप जवाब दें, उसके बाद आप सारी बात रखें। ये बताइए कि आपके भी बड़े बड़े नेताओं ने उस इमरजेंसी में हिस्सा लिया था, लड़ाई लड़ी थी, 21 महीने में पूरी लड़ाई लड़ी गई आप लोगों के द्वारा भी, आप विरोध करते आ रहे, लेकिन आज आप लोग एक साथ हैं, तो क्या उस काले अध्याय का विरोध भी नहीं कर सकते? असल में सौम्या जी, इनका समाजवादी पार्टी का विचार बदल गया, समाजवाद के नाम पर आए, परिवारवाद पे आ गए, जातिवाद पर आ गए। प्रदीप जी, मयंक जी को जवाब दे लेने दीजिए। पूरा अपना परिवार बनाकर चले गए दुनिया से, तो मैं उन पर तो कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, लेकिन कुल मिला के चूंकि ये भी परिवारवादी हो गए हैं, तो इनको आपस में परिवारवाद गिना दूं मैं आपको। हर प्रदेश में परिवार पोषित किए पड़े, बातें करते हैं बैठ के। पार्टी का सुप्रीम लीडर, अपनी बारी पे पार्टी का सुप्रीम लीडर पार्टी पे कब्जा न करे, वो कब्जा करता तो ये परिवारवाद है। देखिए, परिवारवाद के मुद्दे पर आज हमारी बहस नहीं है। प्रदीप जी का बेटा बहुत मयंक जी को भी जवाब दे लेने दीजिए। आप लोग, वो बहुत उन्हें चौके छक्के मारे ना, सेंचुरी मारी है, वो अच्छा, परिवारवाद नहीं है। राजीव शुक्ला, शरद पवार भी क्रिकेट खेलते थे, है ना, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, बताओ ना, बहुत तेज चौके छक्के कब मारे? फास्ट बॉलर थे राजीव शुक्ला जी, और शरद पवार जी जो आप लोगों ने बनाए थे। जय शाह वो बहुत बड़ा काबिल क्रिकेटर था, इसीलिए उसे बीसीसीआई राजीव शुक्ला जी, शरद पवार जी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था दोनों लोगों ने, है ना। राजीव शुक्ला जी बहुत वर्ल्ड कप जीते थे, तो क्रिकेटर थे, आपको नहीं पता? प्रदीप जी, देखिए, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। आज हम इमरजेंसी पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है उसी पर हमें केंद्रित रहना चाहिए। प्लीज मयंक जी को जवाब दे लेने दीजिए। मयंक जी फिर कभी बात तो विषय पर आइए। हम लोग सब लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, इमरजेंसी क्या इमरजेंसी जायज थी? इतनी सी बात हो रही है। जी बिल्कुल, यही सवाल है मयंक जी, जो जवाब आपसे चाहूंगी, क्या इमरजेंसी जायज थी जो आज आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं? प्रदीप जी, अब जवाब तो सुन लीजिए। प्रदीप जी जवाब सुन लीजिए। प्रदीप जी जवाब सुन लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी के सर्टिफिकेशन को याद कर लीजिए, कम से कम उन्होंने जो प्रदीप जी प्लीज सर नरेंद्र मोदी जवाब सुन लीजिए, वरना ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या बोल रहा है। जवाब सुन लीजिए। जी मयंक जी, आपकी बारी है, बोलिए मयंक जी। मयंक जी बोलिए। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी के समर्पण को सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर लीजिए, आज वो दुनिया में नहीं है। ठीक है मयंक जी बोलिए। नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं ये। ठीक है मयंक जी, थोड़ा सा मुझे लगता है पहले ट्रेनिंग दे दिया कि ये भाजपा के प्रवक्ता जी को कि अपने नंबर पे बोले, तो मैं उसी बात पे आ रहा था। कोरोना वैक्सीन से इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने पैसे लिए, और जिस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इसके साथ इन्हें बता दूं कि ये बहुत, इन्हें इस बात का घमंड है कि तीसरी बार इन्होंने सरकार बनाई। मैंने बता देना चाहता हूं, पूरे यूपी जो इनका एनडीए गठबंधन है वो 36 सीटों पे है उत्तर प्रदेश में, और अकेले समाजवादी पार्टी की 37 सीटें। इनका घमंड तो हमने उत्तर प्रदेश में उतार के भेज दिया, अगल बगल सर ये सारी बातें हमें पता है, विदाई हो जाती। अब मैं बताना चाहूंगा आपको इमरजेंसी के ऊपर। देखिए, ये देश है और ये देश लोकतंत्र से चलता है। अगर लोकतंत्र में कोई भी गतिविधि जनता को ठीक नहीं लगती है तो जनता उसका जवाब देती है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद वो चुनाव हार गई। लोकतंत्र जो है वो सब चीजों का जवाब दे देता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित इमरजेंसी लगाई, किसानों को प्रताड़ित किया, नौजवानों को प्रताड़ित किया। आप इमरजेंसी को जायज मानते हैं? नहीं, इमरजेंसी तो कभी जायज नहीं हो सकती, मैं कह तो रहा हूं। आपने आज आप लोग इस चीज का विरोध क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ बीजेपी इमरजेंसी का विरोध कर रही है, लेकिन आप लोगों ने एक भी बार इमरजेंसी के लिए एक लाइन नहीं आज ट्वीट की गई है। मैं बोलूं? मुझे बोल लेने दीजिए। आप लोग बीच में बोल रहे हैं, जितेंद्र जी, प्रदीप जी बहुत परेशान हो जाते हैं बोलने के लिए। मेरी बात आपने ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, हमने भी विरोध किया था,
मगर आज तो उस जमाने की इमरजेंसी से 10 गुना ज्यादा कठिन इमरजेंसी जो है भाजपा ने लगा रखी है। इस देश के किसानों पे अत्याचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नौजवानों पे अत्याचार करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पेपर लीक कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस देश के काले धन के नाम पे नोटबंदी करके हजारों लोगों की जान चली गई, भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन के नाम पे दलाली कर ली, उससे पैसे ले लिए, उसको लॉन्च करा बिना टेस्टिंग किए, उससे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ी, लाखों लोगों की, वो भाजपा की वजह से। इमरजेंसी गलत थी, उसके बाद चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी जी हार गई, अब भाजपा ने इमरजेंसी लगाई, इनका भी इलाज हो गया है। तो जो गलत करेगा ये जनता जनार्दन उसका इलाज कर देगी, जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता जनार्दन के बात का सम्मान करना चाहिए। इमरजेंसी गलत थी, तभी जनता ने कांग्रेस को हराया, और आज भाजपा की जो इमरजेंसी है वो उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, अघोषित है, मगर बेहद घातक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को ये बात जान लेनी चाहिए कि भाजपा की इमरजेंसी उस इमरजेंसी से 10 गुना ज्यादा घातक है। इमरजेंसी में लोग जेल गए, दुर्भाग्यपूर्ण था, मगर आज जेल भी जा रहे हैं, ये झूठे एनकाउंटर भी करा रहे हैं, लोगों के घर तोड़ रहे हैं। और बता दूं मैं आपको, भाजपा में जो माफिया चला जाता है या जो भी अपराधी चला जाता है, कोयला घोटाले के सारे अपराधी भाजपा में जितने भी घोटाले हुए, उन सबको, जिनको ये गला चीख चीख के कहते थे, अरे यही चंद्रबाबू नायडू जी को जेल भिजवाने का काम किया, आज उनकी चपरासीगिरी करते घूम रहे हैं। तो है क्या कि इनका ओवरऑल कैरेक्टर ये है कि जब खुद करें तो बहुत अच्छा, और जब कोई दूसरा करता है तो चीखें निकल जाती हैं। इन्हीं नीतीश कुमार को लेके लालू यादव, इन्हीं नीतीश कुमार को लेके अमित शाह का कहना था कि मैं बता देना चाहता हूं कि कार्यकर्ता को नीतीश बाबू से दूर रहेंगे। नीतीश बाबू जी कह रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे मगर कहीं भाजपा के साथ नहीं आएंगे। तो ये भाजपा के लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं झूठ बोलने में। अब इनको ये समझना चाहिए कि इमरजेंसी तब गलत थी, तो आज जो अघोषित इमरजेंसी है वो आज भी गलत है, और कोई भी चीज जिसमें मूलभूत अधिकारों का हनन होगा वो हमेशा गलत होती है। ठीक है प्रदीप जी, देखिए बहुत सारे आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आप लोग इस चीज को घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 सालों में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं सौम्या जी, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, चूंकि चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव ओवर हो चुका है, हम लोग कम से कम इतना स्वस्थ चिंतन करें कि आपातकाल अच्छा नहीं था। पहली बात, हमें अच्छा लगा मयंक जी ने कम से कम इतना स्वीकार किया। आपातकाल में सारे जो सिविल राइट थे सब निलंबित कर दिए गए। आप समझिए, इतने, आज तो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तब कौन होता था? आप समझिए, मीडिया ने उस दिन का एडिटोरियल बिल्कुल ब्लैक, काला। भाई अभी मीडिया स्वतंत्र है, सोशल मीडिया स्वतंत्र है, इवन इंटरनेशनल मीडिया तक हमारे देश में है, वो भी सब हैं। जहां तक अभी हमारे मयंक जी के वो पॉलिटिकल चुनावी जो माहौल में जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ठीक है, कुछ अतिशयोक्ति भी होती है, चुनाव के बाद ये सब ओवर हो जाता है। अरे भैया, अब चुनाव ओवर हो गया है, अब कम से कम सही बातें करिए। जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड उसमें आपकी पार्टी को नहीं मिला। वो एक व्यवस्था बनाई गई थी कि जो बैकडोर से चंदे आते हैं, आखिर वो चंदा बैकडोर से ना आए, सबको मालूम हो किस पार्टी को क्या मिल रहा है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, सबको मालूम पड़ा, हर पार्टी को मिला। ये भी नहीं जो जिसकी हैसियत थी, जो जैसी पार्टी है, भाई सत्ता में है उसका व्यापक जन समर्थन है, विपक्ष में उसका कम जन समर्थन है, सभी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, सपा को मिले, कांग्रेस को मिले, भाजपा को मिले, वो ठीक हो, जांच का विषय है, कोर्ट तय कर रहा है सही क्या था गलत क्या था। रही बात इमरजेंसी की, क्या इमरजेंसी जायज थी? दोबारा हमारे देश में इमरजेंसी न लगे, इसके लिए सभी समाजवादी दल और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी सदैव इसका स्मरण करती रही 25 जून तो काले दिन के नाम पर। मुलायम सिंह यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं, इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जो इमरजेंसी में लोकतंत्र को बचाने वाले लोग थे, संविधान को बचाने वाले लोग थे, उनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया। उसमें जनसंघ के लोग भी हैं और समाजवादी लोग भी हैं, कांग्रेसी तो कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेसियों ने इतना अत्याचार किया। आपको मालूम है, लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी परिवार नियोजन कराया गया। ये कौन सा प्रशासकीय कार्य था? आप बताइए, पकड़ पकड़ के जबरिया। और आप कह रहे जब जनता ने इंदिरा जी को बाहर कर दिया, लगातार मोदी जी 14 में उनको मैंडेट मिला, 19 में उनको मैंडेट मिला और अभी 24 में मिला। वो प्रीपोल अलायंस में आए 24 में, कोई जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके नहीं, पूरा प्रीपोल अलायंस था। 240 उनकी और बाकी उनके अलायंस की। आप अभी कह रहे हैं नायडू जी को वहां की स्थानीय सरकार ने भेजा था, कोई भाजपा ने नहीं भेजा था। जो वहां जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार थी, बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी
कभी बदले की भावना से काम नहीं करती। ये जो कांग्रेसी हैं जिनके साथ आज समाजवादी पार्टी खड़ी है, कांग्रेसी लोकतंत्र के हत्यारे हैं, हमारे संविधान के हत्यारे हैं। आपको मालूम है लगभग 50 संविधान संशोधन कांग्रेस ने किए। मोदी जी के पास तो लगातार 14-19 में इतना बहुमत था, उनको कभी भी संविधान में कोई संशोधन करना होता तो कर लेते, लेकिन इन्होंने झूठ फैलाया, उन्होंने कोई संविधान संशोधन नहीं किया। वो जब सदन में गए कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है हमारे लिए, हमारा संविधान हमारे लिए। जैसे धार्मिक लोग गीता को कहते हैं, मुसलमान समाज के लोग कुरान को कहते हैं, ईसाई बाइबल को कहते हैं, ऐसे हम राजनीतिक लोगों के लिए जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, हमारा संविधान हमारे लिए एक तरह से गीता के समान है। जो पॉलिटिकल लोग हैं, प्रदीप जी, मयंक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। भाई मयंक जी, कम से कम आपसे तो अपेक्षा की ही जा सकती है कि आप तो इमरजेंसी को नाजायज ठहराएं, गलत ठहराएं और कहें कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के जो भी आपने बातें कही उसी को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए प्रदीप जी, उसमें आप भी शामिल हो गए हैं। प्रदीप जी, ईयरफोन नहीं लगाएं क्या? आप सुनते नहीं, बोलते जाते हैं, जरा वक्त दीजिए। हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, ईयरफोन नहीं था हमारे पास, हम आपकी बात को सुन रहे हैं बराबर। कोई बात नहीं। मयंक जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। लंबा राजनीतिक भाषण दे दिया और कह रहे थे राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहिए। देखिए, मैंने तो स्पष्ट कहा कि मयंक जी मैंने ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कहा। क्या देश में लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा? वो आज स्मरण करने का दिन था। आपसे उम्मीद करते थे, हम और आप इसको बचाने के लिए हमारे आपके राजनीतिक पूर्वज साथ रहे हैं, तो हम साथ रहे, बस इतनी सी बात। माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकतंत्र सेनानियों को जो सम्मान दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कितना काटने का काम किया। अगर इन्हें लोकतंत्र नहीं गलत, हम लोगों ने हमेशा उसका स्वागत किया, हमने हमेशा स्वागत किया। ये गलत बातों से स्वागत करा है, बोलिए मत बीच में। एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इन्होंने स्वागत से बातों से करा, इन्होंने उसको इतना टेक्निकल बना दिया कि बहुत सारे लोकतंत्र सेनानी जो गुजर गए, उनकी पत्नियों को जब वो जो सहयोग और जो सहयोग राशि मिलनी थी वो मिलनी बहुत दूभर हो गई, उनके परिवारों को मिलनी दूभर हो गई। और मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने उसको बढ़ाने की जब प्रस्ताव रखा तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया। ये भाजपा के लोगों की एक आदत है, वो हर मैटर को सिर्फ भुनाना चाहते हैं। वो सोचते हैं हम लोकतंत्र को भुना लें, हम जो है इमरजेंसी को भुना लें, और भुना के सिर्फ। अब बताइए, राम मंदिर के ऊपर इतनी राजनीति करी, प्रभु राम के मंदिर पे राजनीति करी, और अभी वहां के जो प्रधान पुजारी वो बता रहे हैं कि गुजराती कंपनी जिन्होंने वो बनाया था मंदिर, उसको पहली बारिश में ही टपकने लगा। तो भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के रग रग में बह रहा है। और मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है गुजराती गैंग की, ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। और रही बात पूर्ण बहुमत आने की, तो मुझे लगता है आप थोड़े दिन पहले ही कह रहे होंगे 400 पार, और अब तो 240 भी बेईमानी करके पार कर पाए। मुझे लगता है कि अगर ये 400 का पार का नारा नहीं रहते तो शायद 225 के आसपास निपट जाते। और जिस अलायंस की बात करते हैं, मैं आपके इस चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 1 आध साल मुश्किल से सरकार चला पाएगी, क्योंकि इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो इनके साथ दल है, उन्हें भी जनता को जवाब देना है। वो कैसे? अब 4% आरक्षण चंद्रबाबू नायडू जी ने मुस्लिम समाज को देने के लिए कहा है, भाजपा इस पर राजनीति करती थी कि हम नहीं देंगे। अब वो देंगे तो फिर कैसे विरोध करेंगे? पानी पीना पड़ेगा इन्हें, थोड़ा सा घबराएंगे, मगर कुछ ना कुछ तो बना के लाएंगे कहानी। मगर कुल मिला के सारी बातों की बात यह है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि जनता इसमें सर्वोपरि है। जो गलत करेगा, जिसके निर्णय जनता को गलत लगेंगे, उसे कमजोर करने का काम, हराने का काम जनता खुद करेगी। हम लोग सिर्फ एक माध्यम होते हैं, उसी माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो आज प्रतियां लेकर के संविधान की घूम रहे हैं, उनको संविधान के प्रति अपना प्यार का इजहार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो आपके कार्यकाल में हुआ है उसको अभी तक ना किसी ने रिपीट किया है, ना कोई रिपीट करेगा। भाई साहब, हमारे कार्यकाल में सौम्या जी, संविधान के प्रति आस्था कैसे होती है? संविधान में लिखा गया है कि जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश की प्रकृति है, जो हमारे देश की संपत्ति, उसकी रक्षा करे, उसका हित देखे। यही है ना मुख्य मूल भावना, तो यही है जी। हमने देश के संविधान की रक्षा के लिए जितनी भी सरकारें आई, कभी ग्रीन रिवॉल्यूशन, कभी हमने हरित क्रांति दिया, कभी देश को शिक्षा का अधिकार दिया, कभी हमने देश को भोजन का अधिकार दिया, तो क्या यह संविधान के प्रति भावना नहीं है? पेपर लीक कराएं तभी संविधान के प्रति सच्ची भावना मानी जाएगी, तभी यह माना जाएगा कि आपकी सरकार मजबूत है। जितने ज्यादा पेपर लीक करा ले, उतनी मजबूत सरकार मानी जाएगी। आप सोचिए, एक नौजवान पढ़ने के लिए आता है, नीट जैसी परीक्षाओं में मेडिकल के स्टूडेंट्स रो रहे थे, मैडम
कई ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें लोग ये सोचते हैं कि चलिए इस बार नहीं सही अगली बार सही। नीट की परीक्षा दे करके मेडिकल में सीधे लोग घुसना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा 4 साल पूरा हो, इसके बाद हम समाज में सेवा करें। जिस स्वास्थ्य के प्रति अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप जी बता रहे थे, वहां पे तो स्वास्थ्य की लुटिया डुबो दी। कोविड में आप जो अघोषित आपातकाल लगाए, उस कोविड में आपने सिर्फ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी आपने कोशिशें की, जितनी भी आपकी प्रक्रिया थी, वो सारी इसलिए थी कि एक ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जिससे लोगों को अचानक से कहीं हार्ट अटैक आ जाए, कहीं से वो परेशान हो। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी सोचने की बात है कि जो कंपनी वैक्सीन बना रही है वो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, हमारी बनाई हुई वैक्सीन से लोगों को परेशानी होगी, हमारी वैक्सीन बनाई हुई वैक्सीन से लोग मरेंगे। और ऐसी कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की जगह, ऐसी कंपनी को बार्ड करने की जगह, आप ऐसी कंपनी से बॉन्ड लेते हैं, चंदा लेते हैं। जो मयंक जी कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड, जो प्रदीप जी आप बता रहे थे कि कांग्रेस ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया, सपा ने भी लिया, तमाम पार्टियों ने लिया, बिल्कुल सही बात है, चंदा लेना गलत नहीं है, चंदा मिलता है लोगों को, लेकिन दलाली करके लेना गलत है। आपकी पार्टी को उन्हीं लोगों से चंदा मिला है जिसके खिलाफ जांच चल रही थी, स्लॉटर हाउस वालों से लिया। आपकी पार्टी को उसी से चंदा मिला है जिसको देश में कुछ न कुछ आपने दिया है, या तो वैक्सीन दिया या तो आपने बीफ लेने वालों से चंदा ले लिया। समस्या इस पे है, बात इस पे स्लॉटर खड़ी हाउस कर। वालों से पैसा ले रहे हैं, स्लॉटर हाउस से पैसा लिए, वैक्सीन बनाने वालों से लिए, घोटालेबाजों से लिए, जिनके यहाँ छापे पड़े उन सबसे लिया। रेड बीफ निर्यात करने वाला देश बन गया और आप बताते हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं, ऐसा विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। पिंक रेवोल्यूशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रदीप जी, जी मैं सुन रहा हूं। अगर हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो इस पे आप जवाब दीजिए कि कभी हमारा देश ग्रीन रेवोल्यूशन करने जा रहा था, आज आप मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से। तो प्रदीप जी देखिए, सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आपातकाल की जो चर्चा है वो तो 50 साल पुरानी हो गई, वो 21 महीने का अध्याय देश कभी भूलेगा नहीं, लेकिन उस चर्चा को हम लगातार 50 साल से करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि देश में 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी चल रही है, जहां एक तरफ पेपर, नीट का पेपर में धांधली हो गई, लगातार बैक टू बैक पेपरों में धांधली हो रही है। यह भी तो एक इमरजेंसी है जहां देश में शिक्षा को लेकर के इमरजेंसी आ गई। अब आपके ऊपर सवाल ये उठ रहे हैं। देखिए, जो पेपर लीक का विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं, सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश करी है, एनटीए के डायरेक्टर को हटा करके नया डायरेक्टर भी बनाया है और वो भी इसरो के चीफ को बनाया है, जिन पर पूरा देश भरोसा करता है। तो ये जो सरकार के हाथ में वो सरकार करती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका सुपरविजन कर रहा है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये लोग जो कांग्रेस के लोग और हमारे कांग्रेस के सहयोगी लोग, इनके समय ये घटनाएं होती थी, कोई जानकारी नहीं होती थी, बाहर नहीं आ पाती थी। अब तो जो कुछ भी गलत होता है, चोर पकड़े जाते हैं, उनको सजा भी मिलती है। ये लोग तो इस तरह से पूरा फर्जी लोगों को बिठाल करके अपने लोगों को भर्ती करा दिया करते थे। धीरे धीरे प्रयास लगातार हो रहा है कि जो पहले होता रहा है वो ना हो। 60-70 साल में जो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद जो हुआ है, उसे मोदी जी और हमारे जो भी हमारे एनडीए की सरकारें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं। नीट के में आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंडर प्रोसेस है मैटर। और अरे घोटाला हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है इस बात का? सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई से बड़ी एजेंसी पहले लीक हुआ कैसे, ये बताइए ना। पकड़ा जाएगा। घटना होती है, तेजस्वी यादव जी के निकट लोग निकल रहे हैं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? इसमें तेजस्वी यादव जी के लोग निकल रहे हैं, मैं क्या करें? ठीक है, मयंक जी जवाब दीजिए, मयंक जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बेशर्मी की चादर ओढ़ ली है कि नीट की घटना हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, पेपर लीक हो रहा है, हम बुलडोजर चलाएंगे। अरे भाई, थोड़ी सी बुद्धि की बात करनी चाहिए। लीक हो क्यों रहा है? जांचों से क्या छात्रों का भला हो जाएगा? जो हजारों लाख लीक ये जो इंडी गठबंधन के सहयोगी वो करवा रहे हैं, तेजस्वी यादव से लीक कराने वालों का क्या संबंध करवा रहे हैं? मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आपके कहने से थोड़ी ना होगा। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं, चले जाइए भाई, चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे आपकी आस्था है कि नहीं है? मोदी जी लीक करा रहे हैं, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी बात इमरजेंसी की हो रही है, आप राम मंदिर की बात करने लगते हैं, बात इमरजेंसी हो रही है पेपर लीक पे। अब सुप्रीम कोर्ट पे आस्था है कि नहीं? अरे भाई, आप जवाब दीजिए ना। अरे पेपर लीक कराते ही क्यों आप लोग?
आपके योगी हम आदित्यनाथ कराते हैं कराते हैं, ये नरेंद्र आपके मोदी लोग, कराते जो हैं। आप लोगों की सरकार अरे में आपके कहने से जो थोड़ी ये ना हो जो जाएगा। परिवारवादी दल है, जो सरकार में समाजवाद 10 के साल नाम से पर बैठे आए हुए, परिवारवाद चलाया अच्छा सुनिए, 10 साल इन्होंने से जो सरकार अपने में बैठे हैं। विद्यालय अरे 10 बनाए साल हैं। से सरकार में बैठे क्या कर रहे हैं? अरे मुरब्बा बना रहे हैं क्या? 10 साल से सरकार में भाजपा क्या कर रही है? सब दलाली करने में लग गए हैं, और ये भाजपा के बड़े नेता शामिल होते हैं, मंत्री सब, और ये सब खुद पर्चा लीक करा रहे हैं ताकि युवाओं को सीबीआई और नौकरी ना मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई हमारे देश की अरे सबसे बड़ी सीबीआई सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिंग कोर्ट से एजेंसी क्या है। मतलब है? पहले आप और इसकी सुप्रीम जांच कोर्ट करवाएंगे, हमारे देश पहले का आपने लीक सर्वोच्च क्यों न्यायिक कराया? प्राधिकरण है। अरे भाई भैया तो लीक सुप्रीम क्यों करा कोर्ट रहे का हैं आप? आप बता रहे हैं, अगर भाजपा की संस्था है सुप्रीम कोर्ट, आप इस तरह बता रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम को कोर्ट को हमने संविधान, कहा है। अरे तो अगर हमारा कोई उसमें इन्वॉल्व होगा तो फंसेगा, लेकिन अरे आपको कब चिंता फंसेगा? अरे तेजस्वी यादव, पूरी- अब अरे तेजस्वी नरेंद्र यादव जी मोदी के जी और गले अमित- में जो मछली है वो अटक गई है। अमित शाह जी चूंकि बहुत आपके परेशान है, मैंने सहयोगी सुना हैं, पेपर लीक तो में आप उन्हीं का लोग नाम है। केवल भाजपा वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। कितना संवैधानिक संस्थाओं का लगातार सम्मान करते लगातार हम हैं। पेपर लीक पर आज चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा लेकिन में आज पेपर लीक का उसमें मुद्दा नहीं सोनिया है, जी, आज इमरजेंसी का मुद्दा है। प्रदीप जी, चयन में भी, स्पीकर के चयन में भी इन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार कर दिया है। ये लोग क्या संविधान का सम्मान करेंगे, क्या लोकतंत्र का सम्मान अरे करेंगे? लोकतंत्र केवल इनका आपके हिसाब से चलेगा क्या? देश आपके हिसाब से नहीं चलेगा, देश जनता के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। देश आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो दिन गए। देश चलेगा अब जो है संविधान और बात- कानून से। Yes, वो सैफई तो परिवार आप से नहीं जानिए ना। चलेगा, गांधी परिवार से लोग- नहीं चलेगा, लालू सुनिए, परिवार से नहीं चलेगा, नरेंद्र शरद मोदी परिवार के से नहीं दृष्टि से नहीं चलेगा, चलेगा, वो योगी अब्दुल्ला परिवार आदित्यनाथ से नहीं चलेगा, है ना? क्या आप वो लोग- ठाकरे आप लोग परिवार तो से नहीं परिवार- चलेगा। अरे भाई, मैं आपको इनके बता रहा परिवार हूँ, होते देश तो संविधान से सुनिए। चलेगा, कानून से प्रदीप चलेगा, जी, और एक बात कानून समझ की लीजिए। व्याख्या सुप्रीम कोर्ट अरे करेगा। सुनिए, कोई गलत करेगा योगी तो आदित्यनाथ और CBI नरेंद्र मोदी का पकड़ेगी, परिवार सुप्रीम होता कोर्ट तो शायद दंड उन्हें देगा, पता न्यायालय होता कि दंड क्या देंगे। होते भाव, क्या होता है दर्द। उनका परिवार नहीं है, इसीलिए परेशान ज्यादा घूम रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितने लीक हुए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितने पर्चे लीक हुए, इतने कभी नहीं हुए। अरे कम अब से आप कम बात अब करिए ना चोरी इसकी। पकड़ी तो जा रही है। आपके समय तो चोर और सरकार एक ही बात थे। अरे भाई भाई साहब, चोर सब बैठ पकड़ गए कहाँ रहे हैं? सरकार प्रदीप अरे जी, उत्तर प्रदेश में पुलिस सारे भर्ती चोर बैठ सफाई गए में की हैं, जाती केंद्र थी। सरकार में चोर बैठ गए पुलिस हैं। जितेंद्र भर्ती जी, की जाती थी। देखिए यहाँ पर जो पुलिस मुद्दे से हम भर्ती समझ की रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अरे आज हम भाई, इमरजेंसी भाजपा की के लोग चर्चा कर दलाली रहे कर रहे हैं। हैं। आप एक तरफ अब वो पेपर लीक करा रहे हैं। लेकिन पेपर लीक का मुद्दा किसी और दिन उठा लिया जाएगा। पेपर लीक का मुद्दा किसी और दिन उठा लिया जाएगा। आज हम इमरजेंसी पर चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप जी, अरे भाजपा के लोग दलाली कर रहे हैं बहुत ज्यादा। प्रदीप जी, हर जगह। प्रदीप जी, अब चोर अभी सरकार चला रहे, पहले नहीं चलाए थे, अब चोर सरकार चला रहे हैं, चोटे। नहीं, अब चोर पकड़े ठीक जा रहे है, हैं। देखिए इस अरे तरह के सरकार शब्दों का चला उपयोग रहे ना हैं। करिए प्लीज। डिबेट में तो वापस आते हैं किसानों पे गाड़ी चलाने वाले हत्यारे लोग बैठे हुए हैं, किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं भाई। जो अरे देश के लिए कैसी पता बात चला, कर रहे हो? महिलाओं पे शोषण करने वाले लोग जो शामिल है उनको टिकट देते हो। प्रदीप, एक सवाल यहाँ पे का भाजपा जवाब के दे लोग बैठे दीजिए। हुए बातें करते हैं खराब। अरे भाई, आप देश के भैया, किसानों गाड़ी चलाने वालों को काहे टिकट बहन दिया जी, तुमने? चुनाव हो काहे चुका आप लोगों ने है। टिकट दिया? अभी अरे तो काहे- इमरजेंसी जाहिर उससे थी कि दर्द नहीं, खत्म नहीं होगा, इमरजेंसी उससे का दर्द स्मरण खत्म नहीं ये होगा। ये भी आपातकाल वाले इमरजेंसी दिन को है। स्मरण करने का दिन सुनिए, है। सौम्या जी, हमारे आपके सौम्या बच्चे, जी। हमारे आपके बच्चे, ये गांधी परिवार, सैफई परिवार, लालू परिवार, शरद परिवार, ठाकरे परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इसकी गुलामी न करें। कुछ दिन को स्मरण करने का दिन है, कुछ दिन को स्मरण करने का दिन है। सर देखिए, यहाँ पर आप तीनों ही बोल रहे हैं और तीनों में से हमें या जनता को किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है, और आप लोग सीधे सीधे मुद्दे से ही भटक गए हैं। हम इमरजेंसी पर चर्चा कर रहे हैं, पेपर लीक के लिए कल हम डिबेट बिठाएंगे और आप लोगों को बुलाएंगे, आराम से चर्चा करिएगा। लेकिन आज जिस चीज की चर्चा हो रही, प्लीज उसी पर रहें। जितेंद्र जी, देखिए आपने अभी शुरुआत में जब मेरा पहला सवाल था, आपने कहा कि इमरजेंसी लागू ही प्रशासन ने और इंदिरा गांधी ने आपस में एक समन्वय बिठाया, जो भी देश में कंडीशंस थी उसके हिसाब से इमरजेंसी को लगाया गया। आज आप लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि एक अघोषित इमरजेंसी 10 सालों से चल रही है। तो क्या देश में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर अघोषित इमरजेंसी या इमरजेंसी की जरूरत है? तो फिर आप लोग उसे भी ठीक ही ठहराएंगे, जैसे अपने समय की इमरजेंसी को ठीक ठहरा रहे हैं। अरे अपने नंबर पे वोट देने का सुनिए। अरे गुंडों को बेरोजगार हो गए आप लोग, बहुत परेशान है, मुझे पता है। मयंक जी, प्रदीप जी, जितेंद्र जी से सवाल है, आज उनको जवाब दे लेने दीजिए। आज वो ज्यादा जवाब नहीं दे पा रहे, प्लीज उनसे जवाब लेना है। तो जितेंद्र जी बोले मैं सुन रहा हूँ जी, मैं जी। साइलेंट। देखिए, मेरा ये कहना, मैं जो कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही बात है कि तब की इमरजेंसी, आज की अघोषित इमरजेंसी। देखिए, उस समय अगर जरूरत थी तो इमरजेंसी को बकायदे बोल के लगाया गया। आज जो इमरजेंसी चल रही है उसमें अंतर यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाजपा बिना बताए अघोषित इमरजेंसी हर समय पे लगाती रहती है। कभी 10 दिन किसानों के लिए, अभी हमारे प्रदीप जी बता रहे थे ना कि तब मीडिया को बंद कर दिया गया, आज सोशल मीडिया चल रही है। अरे भाई साहब, पूरे किसान आंदोलन में
कई दिनों तक सोशल मीडिया बंद थी, नेट बंद किया गया था। पंजाब में याद करिए कितने दिनों तक नेट बंद किया गया था। मीडिया की बात आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया तक यहां बंद कर दिया जा रहा है। जो मीडिया में सोशल मीडिया में बोलता है उसको जेल भेज दिया जाता है, चैनल से हटा दिया जाता है। अगर कोई ढंग का व्यक्ति है, कोई एंकर है, सौम्या की तरह बेबाकी से बात करता है तो उसको चैनल से हटा दिया जाता है, चैनल के अधिकारी बदल दिए जाते हैं। इसको आप इमरजेंसी नहीं बोलेंगे। हाँ, आप में जज्बा नहीं है, आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप बोल सके कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। डरते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं। जनता आपको बिना इमरजेंसी बोले जवाब दे दी है, और आप किस तरह से सरकार बनाए, किस तरह आपकी सरकार चल रही है, आपका दिल जानता है। रोज रात में नरेंद्र मोदी जी सोते होंगे तो उनको लगता होगा कि कल सुबह के अखबार में कहीं ये ना निकल जाए कि फला हमारा सहयोगी दल अलग हो गया, फला सहयोगी दल अलग हो गया। वरना जिस मुसलमान को आप आतंकवादी समझते हैं, उस मुसलमान के लिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम 4% आरक्षण दे रहे हैं, उस पर आप चुप हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी को दिखाता है, और ये दिखाता है कि आप अपनी बात पे नहीं रहेंगे। आप कश्मीर में अलगाववादियों के साथ कभी सरकार बना लेते हैं, कभी आप किसी और के साथ सरकार बना लेते हैं, तो ये भी दिखाता है कि आप अवसरवादी हैं। आपके लिए कोई ये मायने नहीं रखता है कि हमें इमरजेंसी लगाना है तो बोल के लगाना है, क्योंकि आप सही काम नहीं करते हैं। जो व्यक्ति सही काम नहीं करता है, जिसके दिल में चोर होता है, वो कभी बोलता नहीं है। प्रदीप जी, देखिए, अब आरोप यही आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन काम कहीं ना कहीं वही हो रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन का जिक्र किया कांग्रेस ने, चाहे वो जी, अरे भाई, राजनीतिक बयानबाजी का राजनीतिक नेता है आप, राजनीतिक बयानबाजी करिए ना। क्या इमरजेंसी जायज थी? क्या हमारे लोकतांत्रिक अधिकार भविष्य में बने रहेंगे? क्या संविधान हमारा जीवंत बना रहेगा? इसके लिए आपने डिबेट बिठा ली थी। ये लोग लगता है चुनाव में इन्हें पार्टियों ने अवसर नहीं दिया, हमारे दोनों मित्रों को, इसलिए चुनावी मोड में। अरे भैया, चुनावी मोड नहीं है, ये केवल इतना है जितेंद्र जी, एक लाइन का कहना था कि उस समय की परिस्थिति में इंदिरा जी ने लगाया हो, बड़ी नेता है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लोकतंत्र संविधान जीवंत रहना चाहिए। इतनी सी बात कहने में आप मोदी जी, जितेंद्र जी जनता से चुने हुए सांसदों के बहुमत की सरकार के मुखिया हैं, संवैधानिक रूप से वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। अभी लोकसभा का हमारा पूरा फाइनल हो चुका है, फिर मिलेगा 5 साल बाद अवसर। आप 99 से 100 के लिए आना, 3 अंक में पार करने का प्रयास करना, किसने रोका है आपको? ठीक है ना। समाजवादी पार्टी गिना रही है 36 और 37, अरे तो बराबर पे ही तो खड़े हम लोग। ठीक है प्रदीप जी, देखिए समय कम है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल जो है वो निभाने का उत्तर दिया तो लोकसभा में निभाइए ना। यहाँ बोलिए कि विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना होता है। हम कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब भी दीजिए। इमरजेंसी जाए, अब आप धारा 370 समाप्त करना गलत था जितेंद्र जी? कुछ हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। करना गलत था क्या? पहले हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, हम बिल्कुल जवाब। कश्मीर में वाल्मीकि समाज के लोग, आप 99 पे अटके हुए हैं, वहां जो ओबीसी तबके के लोग, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। आरक्षण देना गलत था क्या कश्मीर में? वाल्मीकि समाज के लोग केवल कश्मीर में मैना उठाएंगे? अरे अडानी को जमीन दिलानी थी, 370 लड़ाई, आपको पता ही नहीं, आप बहुत भोले हैं। आप लोग थोड़ा कर्म करो भाई। प्रदीप जी, हमें ये लग रहा है ना आप लोग इतना इस चुनाव में इतना बुरे तरीके से बौखला गए कि आपको ये लग रहा है कि शायद हम सरकार में है नहीं। जो सरकार में होता है उससे सवाल किया जाता है। हम सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए प्लीज। अरे भाई साहब, हम आपसे यही तो कह रहे हैं, धारा 370 समाप्त करना गलत था क्या? चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए समय कम है, और आखिरी सवाल प्रदीप जी 1 मिनट में जवाब दीजिएगा कि आज जो 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी उस पर हम आज भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज जो देश की स्थितियां हैं, जब हम कभी कभी देखते हैं कि एक तरफ सरकार जो है वो बन जाती है, लेकिन कैसे भी गठजोड़ करते हुए उसे तोड़ दिया जाता है और अब दूसरी सरकार बना ली जाती है, तो आज की व्यवस्था में किस तरीके से काम करने की जरूरत है? हमने एक भी संविधान संशोधन हमारी पार्टी ने नहीं किया है। आप खंगाल लीजिए गूगल, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट उनसे पूछ लीजिए कि लगभग 50 संविधान संशोधन कांग्रेस ने किए, आज सपा उनके साथ है। हमने किसी भी सरकार को गलत तरीके से बर्खास्त नहीं किया। धारा 356 का कांग्रेस ने कितना दुरुपयोग किया ये सब जानते हैं। अभी यूपीए की सरकार ने लेटेस्ट बिहार में बूटा सिंह जी को याद होगा आपको, किस तरह से वहां पर सरकारें बर्खास्त की थी। हम लोगों ने सदैव संविधान का पालन किया है, लोकतंत्र का पालन किया है, मीडिया के साथ
हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लोकतंत्र के चारों स्तंभों का सदैव सम्मान किया है। अब हम क्या बोले भाई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें क्या आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र में ये सरकार में आ गए हो। और प्रयास करिए, यही ठीक है। जनता है। हमें जितेंद्र जी, आपको जितेंद्र जी, एक मिनट आपके पास है, अपना जवाब दीजिए। कम से कम अपने संस्थापक मयंक जी, फिर आपके पास आ रही हूँ। जो इस दुनिया में नहीं, जी। उनके योगदान के, उनके ठीक है प्रदीप जी। जितेंद्र जी, हमारे जेपी साहब, राममोहन लोहिया, हो गया आपका, हो गया प्रदीप जी, आगे चलिए। जितेंद्र जी, आप जवाब दें, 1 मिनट है आपके पास। हो गया प्रदीप जी, हो गया। मत बोलिए, आप आडवाणी जी की जमत बोलिए। अरे प्रदीप जी, देखिए समय कम है, दूसरे को भी मौका दीजिए, ठीक है? अरे हो गया भाई, ठीक है, ठीक है, हो गया। आपने अपनी बात रखी। जितेंद्र जी, 1 मिनट में अपनी बात रखें। सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 जी, मैं बोल दूं? जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मयंक जी, देखिए, मैं कहता हूं कि जिस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, वो इमरजेंसी आज भी भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे 10 गुना और बुरी तरीके से चालू किए हुए। किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले को अगर आप टिकट देते हैं तो ये भी एक तरीके की इमरजेंसी है। देश के लिए मेडल लाने वाली, अरे भाई बोलिए, पहले आप ही बोल लीजिए। आपको डिबेट करनी नहीं आती लग रहा है, आपको डिबेट करनी नहीं आती है, आपको डिबेट करनी नहीं आती प्रदीप जी, आप बोल नहीं पाएंगे। अभी आपने बयान दिया, हमने नहीं बोला, अब हम बोलेंगे तो फिर आप बयान नहीं दे पाएंगे। देश के मेडल लाने वाली कन्याओं को, देश की मेडल लाने के लिए जिन लोगों ने, जिन लड़कियों ने, महिलाओं ने मेडल लाया, उनके शोषण करने वालों को टिकट देती है, ये भी एक तरीके इमरजेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इमरजेंसी है वो पिछली इमरजेंसी से 10 गुना ज्यादा घातक है, और मुझे लगता है कि ये किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, और चंद सिर्फ कॉर्पोरेट की दलाली करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है जनता इनको बहुत जल्दी निपटा के छोड़ेगी। धन्यवाद। बिल्कुल मयंक जी, जितेंद्र जी और प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए, काले अध्याय के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को सबसे पहले कहा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को संविधान के प्रति अपना लगाव दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।